नमस्कार। मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे जुड़ चुका हूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी थी और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने आज से हम ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे ही पूछा गया था कि मैथ और केमिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो आप ही ने केमिस्ट्री बताया था। इसीलिए आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो चैप्टर सबसे पहले पढ़ाने के लिए चुना है वो है वैद्युत रसायन। ये चैप्टर मैंने यूं ही नहीं चुना कि 3 का चैप्टर चुन लिया। इसे चुनने की मेरी वजह है कि एक तो मैं खुद फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और दूसरा यह वो चैप्टर है जो दूसरे चैप्टर में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये चैप्टर आप अगर कर लेते हैं तो इसके बाद ये फिजिक्स में भी आपकी हेल्प करेगा, और जो इसके बाद वाला चैप्टर है धातु निष्कर्षण, उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर वैद्युत रसायन। जैसा कि सबसे पहले तो हम देखते हैं इस चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन। इसमें 2 नामों से मिलकर बना है। वैद्युत रसायन ये केमिस्ट्री की एक शाखा है, या फिर हम कहें साइंस की एक शाखा है, वैद्युत रसायन। इसमें क्या होता है, या तो विद्युत विद्युत की विद्युत ऊर्जा की मदद से कुछ रासायनिक घटनाएं की जाती हैं, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत ऊर्जा की मदद से किया जाता है, या फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यही इसका डेफिनेशन है, यानी कि बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि या तो विद्युत ऊर्जा की मदद से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न की जाएं, या फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो स्वतः ही हों उनको उनका उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। ये इस चैप्टर के नाम की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो सेकेंड स्लाइड है उसमें हम देखते हैं जो आपकी बुक में विद्युत रसायन की परिभाषा दी हुई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर जो राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी टाइप या आरबीएससी की जो बुक मिली हुई है उसी से पढ़ाऊंगा। आप वो सामने खोल के भी रख सकते हैं, जब क्लास देखें तो आपकी बुक में सबसे पहले ही दिया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित मतलब होना, मतलब इस वर्ड का मतलब होता है होना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रमोटेड, यानी कि जो अपने आप को, स्वतः तो वैसे भी लगा हुआ पर इसका कहते हैं परिवर्तित मतलब होना, और अपरिवर्तित। पहले तो मैं आपका जो कठिन वर्ड है उनका मतलब बता देता हूँ। अपरिवर्तित का मतलब होता है न होना। तो अगर हम इस परिभाषा को इन वर्ड के आधार पर एक बार दोबारा देखें तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। जैसे कि पहली परिभाषा बन गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करें, यानी कि एक यहाँ तक हो गया। तथा विद्युत ऊर्जा की वजह से स्वतः न होने वाली रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के वजह से जो स्वतः जो परिवर्तन नए हो वो विद्युत ऊर्जा की मदद से किए जाएं, तो उन्हें तो विज्ञान की जिस शाखा में इन दोनों चीजों का अध्ययन किया जाता है उसे ही वैद्युत रसायन कहते हैं। अभी यहाँ पे 2 परिभाषाएं आ गई, मतलब सीधा सा बात है, 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो यहाँ तक और एक इसके आगे। तो मैं आपको बता दूं कि वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, आप रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से विद्युत का उत्पादन किस में करते हैं? सीधी सी बात है, बैटरी या सेल में। यही बैटरी के बारे में बताता है, ये बैटरी के बारे में बताता है। और दूसरा, विद्युत ऊर्जा के व्यय से रासायनिक अभिक्रियाएं करें तो यह आपको बताता है विद्युत अपघटन के बारे में।
यानी कि विद्युत अपघटन और बैटरी या सेल जिनका हम अध्ययन जिस शाखा में करेंगे वही विद्युत रसायन है। अब ये चैप्टर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं बैटरी। ये आज के दिन हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि मोबाइल में सबसे पहले कोई भी चीज़ न हो तो चलेगा, पर बैटरी न हो तो नहीं चलेगा। बैटरी हर जगह काम आती है लाइफ में। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक नंबर की, आप सबसे पहले तो ये पता कर पाएंगे कि बैटरी काम कैसे करती है, यानी कि बैटरी किस प्रकार काम करती है, बैटरी में क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से आती है। दूसरी, बैटरी कितने प्रकार की होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की बैटरी होती हैं। एक सेल होता है, एक गाड़ी में बैटरी डलती है, एक मोबाइल में बैटरी डलती है। ये तो नहीं है ना कि हम गाड़ी की बैटरी को घड़ी में लगा देते हैं और घड़ी वाले सेल से गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक बैटरी का अपना एक काम होता है और अपना एक प्रकार होता है। कुछ बैटरियां अधिक ऊर्जा कम टाइम तक देती हैं, कुछ बैटरियां थोड़ी थोड़ी ऊर्जा कंटिन्यू अधिक समय तक देती हैं। तो ये बैटरी के प्रकार। तीसरा, कि बैटरी में कोई समस्या हो तो हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को चेंज करें या फिर रिचार्ज करें। रिचार्ज करें, यानी कि आप बैटरी के बारे में ये पढ़ने के बाद पूरा जान जाओगे, तो ये आपकी लाइफ में काफी काम आएगा। दूसरा वर्ड विद्युत अपघटन। ये सबसे पहले तो अगर आपके काम आता है तो इससे आप नए रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं। जैसे जैसे कि आपने अब तक NaOH का नाम नहीं सुना होगा। NaOH का नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में बहुत, पर NaOH को आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एन NaCl की मदद से। यानी कि आप नमक की मदद से NaOH बना सकते हैं। कैसे, ये हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। दूसरा, कुछ अशुद्ध धातुओं को हम शुद्ध कर सकते हैं एक बैटरी की मदद से, केवल एक बैटरी की मदद से। केवल नहीं, धातु शुद्ध करना, यानी कि कोई अशुद्ध धातु है उसे शुद्ध करना है। ज़्यादा प्रैक्टिकल में मत घुसना, कहीं सोना लेके बैठ जाओ और उसे शुद्ध करने लगो। थोड़ा प्रैक्टिकल कम ही रखना, पर हाँ इंटरेस्ट जरूर लें। जितना आप दैनिक जीवन में इन चीज़ों को देखेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ही बनेगा। तो ये हम विद्युत अपघटन के उपयोग देखें। अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके भी हाफ ईयर जाने के बाद कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो धात्विक चालक, या अचानक से आप सोचेंगे कि चालक कहाँ से आ गया। जब भी हम बैटरी का उपयोग करेंगे या फिर विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी बेसिक, जिनमें पहले तो हमें चाहिए होंगे धात्विक चालक, एक हमें चाहिए होंगे विद्युत अपघटन चालक। तो सबसे पहले धात्विक चालक या इलेक्ट्रिक चालक, इनमें बेसिकली हम कह सकते हैं धातु से बने हुए चालक। जैसे कि हम जितने भी तार यूज करते हैं वो सारे धात्विक चालक हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और ये विद्युत अपघटनी चालकों से किस तरह अलग होते हैं। आप धात्विक चालकों से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, पर आप विद्युत अपघटनी चालकों से परिचित नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अभी विद्युत अपघटनी चालक क्या होंगे, और ये जब मैं बताऊंगा तो धात्विक चालक आप अपने आप समझ जाएंगे। तो विद्युत अपघटनी चालक, यानी कि हमें एक विद्युत अपघट्य विलयन बनाना होता है जो कि विद्युत का चालन करे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये मान लीजिए एक बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। मान लीजिए इस टाइम ये जुड़ी हुई है और इसमें यहाँ एक बल्ब है और ये काम कर रही है, ये परिपथ काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक लीक कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा जल डाल लेते हैं और इसमें
नमक घोल लेते हैं, NaCl का विलयन बना लेते हैं। और क्या करते हैं, NaCl का विलयन बनाने के बाद हम ये तार यहाँ से कट कर देते हैं, सीधा तार यहाँ से कट करने के बाद इन तारों को इनमें डुबो देते हैं सीधा, एक बीकर में इस साइड, एक बीकर में इस साइड, किसी भी पात्र में इस साइड। तो हम देखेंगे कि बल्ब अभी भी जलेगा, क्योंकि NaCl एक आयनिक हो जाएगा और ये एक विद्युत अपघटनी चालक की तरह काम करेगा, ये पूरा विलयन। और यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, NaCl Na प्लस Cl माइनस में बटेगा, वो हम आगे देख लेंगे। पर बेसिकली बात ये है कि विद्युत अपघटनी चालक वो होते हैं जो किसी आयनिक पदार्थ को हम किसी विलयन में घोलकर बनाते हैं, वो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। धात्विक चालक आप बहुत ही आसानी से समझ ही गए होंगे, तार। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन वाइज बात करें, इन दोनों में अंतर देखें, तो एक सारणी आपकी बुक में दी हुई है, इनके अंतर के बारे में हम वही खोल के इनके बारे में फर्क जान लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये देखिए, धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की मदद से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और इनमें जब धारा का प्रवाह होता है अपघटनी चालक में, तो आयन की मदद से होता है। मैंने बताया था ना कि Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है, तो उसी की मदद से धारा का प्रवाह होता है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कभी आपने देखा कि तार में धारा प्रवाहित की और तार का कलर चेंज हो गया हो, तार पिघल गया हो? वो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा जब धारा हो या अनियंत्रित हो जाए तो कुछ हो जाता है, पर सामान्यतः चालन में ऐसा कोई भी परिवर्तन तार में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, पर वो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पर जब भी हम विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं तो ये पूरी तरह बदल जाता है। हम देखेंगे कि Na अलग हो जाएगा, ये NaOH बना लेगा, और Cl, ये Cl दो एक H, ये जल का एक H लेके HCl बना लेगा और गैस के रूप में मुक्त होगा, और NaOH एक पदार्थ बन जाएगा अंदर। इसमें पदार्थ का परिवहन प्रवाह नहीं होता, इसमें विपरीत आयनों की ओर। अभी मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोड। आगे मैंने इसीलिए नहीं कराया कि इलेक्ट्रोड पे आपके एक पूरी स्लाइड है, तो मैं उसमें ये आपको अपघटनी चालक का पूरी तरह से समझा दूंगा। और इनमें जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि ताप बढ़ने पे इनमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओम के नियम से आप बहुत आसानी से जानते हैं कि जब भी ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकत्व घट जाता है। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में जैसे ही ताप बढ़ता है तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, NaOH और HCl की, और ये तेजी से काम करने लगते हैं और चालकत्व बढ़ जाता है। मेरे को लगता है कि मैं आपको अपघटनी चालकों का एग्जाम्पल आगे की एक स्लाइड की मदद से समझाऊं तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप ये स्लाइड देखिए, अभी इस स्लाइड में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको दूसरे प्रोग्राम में हम दिखा देते हैं। देखिए, शायद स्लाइड ही कुछ ऐसी बनी है, चलिए कोई बात नहीं। तो देख लीजिए, मैं सारे वर्ड रिपीट करके लिख दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैंने वही डायग्राम बनाया था, यहाँ पे HCl का गोल बनाया हुआ है, यानी कि जो पदार्थ इसके अंदर जल में घोला हुआ है वो है HCl। वो एक ही बात आप NaCl देख सकते हैं। अगर आपके पास HCl हो, जो कि एक अम्लीय पदार्थ है, वो लेके उसका जलीय विलयन बना सकते हैं, यानी कि इसका एक जलीय विलयन बना दिया गया है। और इसमें ये धातु की दो, इन्हें एनोड और कैथोड कहते हैं, ये दोनों लगा दिए गए हैं। इसके बाद वही धारा का परिवहन किया गया है। तो आप ये बहुत आसानी से जानते ही होंगे
कि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर आते हैं बैटरी में। बैटरी जहाँ भी लगी होती है तो इलेक्ट्रॉन, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन माइनस की ओर होते हैं, और जैसे ही बैटरी को उपयोग में लेना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू प्लस की ओर आते जाते हैं। प्लस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये आप फिजिक्स में सीख लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं तो धारा का प्रवाह इस साइड हो रहा है। मान लीजिए एक बार ये दोनों नीचे से जुड़े हुए हैं तो इस टाइम धारा का प्रवाह हो रहा है और ये परिपथ चल रहा है। पर जैसे ही यहाँ से मान लीजिए हमने हटा दिया, अब धारा का प्रवाह किस तरह से होगा, ये अब एक अपघटनी चालक की तरह काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक HCl है, जैसे ही अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो आया पर वो यहाँ आके वो इलेक्ट्रॉन अटक गया क्योंकि उसको जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और ये इलेक्ट्रॉन को लगातार खींच रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आए और मैं उसको खींचूं, ये प्लस खींच रहा है। तो अभी जो HCl है ये इस पे प्रेशर होगा दोनों साइड से, तो ये आयनों में विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, H प्लस Cl माइनस, ये आयन बन जाएंगे। जैसे ही ये आयन बनेंगे ये अपनी अपनी दिशा में जाना स्टार्ट कर देंगे। H के पास एक प्लस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये प्लस इसके पास जाएगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये H बन सके, और दो H मिलके H2O बना सके, H2 बना सके, यानी कि हाइड्रोजन गैस। कोई भी तत्व की यही विशेषता होती है कि वो अपने प्रारंभिक अवस्था यानी कि ऑर्बिटल फुल करने की कोशिश करता है, तो HDH2O बनना चाहता है, H2 बनना चाहता है, सॉरी। तो Cl, अब Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस पे ऋण आवेश है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये प्लस इसको आकर्षित करेगा, और आकर्षित कहाँ करेगा, इस कोने पे। तो ये Cl यहाँ पे आ जाएगा और ये H यहाँ पे चला जाएगा। अभी आप देखते होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, और आपने कक्षा 11th में ये पढ़ा ही होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पे रेडॉक्स होने वाली है, होने के वाली है, चली रही है। जैसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया शुरुआत होती है तो आपको पता है एक साइड ऑक्सीकरण होगा, एक साइड अपचयन होगा। तो आप ये देख के बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि किस साइड ऑक्सीकरण हो रहा है, किस साइड अपचयन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इधर Cl आया, Cl माइनस, इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, या फिर पहले हम इस साइड से समझते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे H प्लस आया, और यहाँ पे हम जैसा पहला जानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा तो ये बना लेगा हाफ H2O, और मान लीजिए एक और HCl इसी तरीके से टूटा और ये एक और हाफ H2O बन गया, तो इनको मिला के एक H2O बन गया। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया अलग अलग। एक बार इसने एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया, इस बार इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं तो किया, और ये H2O बन गया। ये गैस बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी Cl चला था यहाँ इसके पास, तो Cl यहाँ पे पहुंचेगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे दे देगा और खुद बन जाएगा हाफ Cl2। इसी तरह से एक हाफ Cl2 और बनेगा दूसरी अभिक्रिया के पश्चात, और जब ये दोनों Cl2 बनेंगे, हाफ Cl2 तो ये मिलके एक Cl2 बनाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे तो H2 गैस मुक्त होगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त हो गई, और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसलिए आगे इलेक्ट्रॉन चला गया। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इसी कारण धारा का प्रवाह होने लग गया। अभी आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या एनोड है, क्या कैथोड है। तो मैं आपको सबसे पहले इधर से बताना स्टार्ट करता हूँ। ये साइड लेफ्ट साइड में एक साइड होगी, ये राइट साइड। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड में सबसे, ये लेफ्ट साइड होगी। अब
ये एनोड है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए, ये एनोड, यानी कि लेफ्ट में एक एनोड है। इससे पहले हम लेते हैं ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसा कि ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन मुक्त किया जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीकारक पदार्थ करता है। यहाँ पे Cl ऑक्सीकारक है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O लिख दिया, एनोड ये है, तो एनोड ए लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पे जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब Cl माइनस, तो हमने लिख दिया नेगेटिव। तो शायद ये LOAN लोन बन गया। तो आप इसकी मदद से एक साइड के बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मतलब कि जब विद्युत अपघटन हो रहा है तो प्लस की साइड, लेफ्ट की साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और नेगेटिव आएगा इसके पास। इसके बाद नेगेटिव तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, पर इसके मदद से हम चारों लिख सकते हैं। पर और राइट साइड आर, आर मतलब राइट। इसके बाद जो भी ले लो, इसके बाद यहाँ पे अपचयन हो रहा था, तो अपचयन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं H। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सॉरी रिडक्शन, इसके लिए R के बाद में एक और R आएगा, कंटिन्यू। एक आ गया राइट का R, फिर एक R रिडक्शन अपचयन के लिए। उसके बाद एक आएगा, ये कैथोड है तो C, RRC कैथोड। और जो लास्ट वर्ड अब बचा इधर पॉजिटिव आएगा तो P। ये आप याद नहीं भी रहे तो ये लोन आपके याद रह जाएगा। इसकी वजह से आप इस साइड के सारे एलिमेंट रख सकते हैं। इसके बाद जो इसके जैसे सेम बचेंगे वो इस साइड रख सकते हैं। तो कैथोड पे जो अभिक्रिया हुई वो हुई, H में एक इलेक्ट्रॉन मिला और H का अपचयन हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पे H2O गैस मुक्त हुई। तो आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे कि विद्युत अपघटन चालक में क्या होता है। तो हम वापस चलते हैं अपनी उसी पुरानी स्लाइड पे, शायद अब आप सारे समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड में। तो विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य हमने जान तो लिए क्या होते हैं, पर ये किस टाइप के होते हैं। तो एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जब प्रबल भार या प्रबल अम्ल, मैं बोल के बता देता हूँ, लिखने में कुछ प्रॉब्लम है। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल ये मिलके बनाए, या फिर प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल ये मिलके, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलके कोई लवण बनाए, या फिर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार ये मिलके कोई लवण बनाए, तो वो विद्युत अपघट्य होगा, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। मतलब वो बहुत ही आसानी से विद्युत अपघटन उसका होगा, और वो ऊर्जा विद्युत के चालन के लिए एक चालक की तरह काम करेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसमें जब दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल ये दोनों विक्रिया करके कोई अम्ल बनाते हैं, यानी कि क्षार बनाते हैं, तो जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अभिक्रिया करके कोई लवण बनाते हैं तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ये तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि दुर्बल। अब इनके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि NaOH एक प्रबल क्षार है, तो ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। यानी कि प्रबल क्षार भी अभिक्रिया से पहले भी अगर ये सिंगल सिंगल हो तो HCl एक प्रबल अम्ल है, तो ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। NH4Cl
ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये NH4OH प्लस HCl से मिलकर बनता है। तो इस वजह से ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो सामान्यतः दुर्बल क्षार से बने लवण होते हैं, वो होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले NH4OH, ये दुर्बल क्षार है। इसकी मदद से कोई विद्युत अपघट्य बने, या फिर सॉरी मैंने इसको यहाँ पे प्रबल बता दिया था आपको एक बार। तो NH4OH, या फिर यहाँ एक ले लेते हैं CH3COOH, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो आप ये समझ गए कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ पे विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित क्या क्या चीजें करती हैं। तो विद्युत अपघट्य हम कैसे बनाते हैं? किसी पात्र में, जैसे मान लीजिए हमने विलयन लेते हैं, विलयन के रूप में मान लीजिए हमने जल ही लिया है, उसमें कुछ कोई लवण मिलाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा विद्युत अपघट्य। जब ये हम बनाते हैं तो पहली बात तो होती है अंतर आयनिक आकर्षण। मान लीजिए हमने NaCl से बनाया, तो Na और Cl के बीच में कितना आयनिक आकर्षण है, ये निर्भर करता है कि चालकता कैसी होगी। जैसे Na और Cl विलयन बनने के बाद इनमें इतनी अधिक आकर्षण नहीं रहता, आयनिक आकर्षण, ये आसानी से टूट जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चालकता, मतलब चालकता प्रदर्शित करेगा NaCl का विलयन, यानी कि नमक का विलयन। यानी कि जितना आकर्षण कम होगा तो चालकता अच्छी। दूसरा है आयनों का विलयीकरण। आयन कितनी अच्छी तरह से घुलेगा, ये इसे हम जल में जब घोलते हैं तो इसे जल योजन ऊर्जा भी कहते हैं, कि जल योजन ऊर्जा कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि इसका आकर्षण कैसा होगा। उसके बाद हम करते हैं आयन का विलयीकरण। आयन विलयीकरण, जब ये इसमें घुलता है, मान लीजिए NaCl का विलयन बना, मान लीजिए NaCl का विलयन बना, तो अगर ऐसा हो कि Na पे बहुत सारे जल के अणु इकट्ठे हो रहे हैं और Cl पे भी बहुत सारे जल के अणु इकट्ठे हो जाए, तो ये इन एनोड और कैथोड की तरफ गति नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनकी चालकता कम हो जाएगी। यानी कि आयनों का विलयीकरण जितना अधिक होगा उतना उतना ही ये चालकता को इफेक्ट करेगा। तीसरा होता है विलयन की विस्कसता। विस्कसता मतलब श्यानता। श्यानता, अब श्यानता से किस प्रकार निर्भर है? पहली बात तो श्यानता होती क्या? श्यानता होती है किसी विलयन के दो परतों के बीच में लगने वाला घर्षण बल। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी बहुत ही आसानी से बहता है, क्योंकि उसकी दो परतों के बीच में जो लगने वाला घर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि गोंद जैसे जो पदार्थ होते हैं, यानी कि हम गाढ़े पदार्थ कह सकते हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे बहते हैं, क्योंकि उनकी परतों के बीच की आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, घर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से उनकी श्यानता बढ़ जाती है, और श्यानता बढ़ने के कारण चालकत्व कम हो जाता है। क्योंकि जब श्यानता बढ़ेगी तो ये अपने बीच से आयनों को जाने भी नहीं देंगे, और इस वजह से इनकी चालकता कम होती जाती है। विलयन की सांद्रता, ये भी बात इसी में आ गई कि विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, यानी कि वो आयनों को जितना अधिक सांद्र गाढ़ा विलयन होगा, वो भी उसी आयनों को जाने के लिए स्थान ही नहीं देगा, बीच में जगह होगी ही नहीं विलयन के कणों के बीच में। तो सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकत्व उतना कम हो जाएगा। सांद्रता कम करने के लिए जैसे हम पानी का विलयन तो और अधिक पानी मिलाएंगे, मतलब तनु करेंगे। तनुता जितनी बढ़ाते जाते हैं चालकत्व उतना ही कम
चालकत्व उतना ही बढ़ता जाता है, जितनी तन्यता बढ़ेगी चालकत्व बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट आता है ताप का प्रभाव। ये भी हम डिस्कस कर चुके कि जब ताप बढ़ाया जाता है किसी विलियन में, मान लीजिए एक विलियन है, इसको ताप दिया जाता है नीचे से, तो ताप देने पे जो इसमें आयन है, आयनों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और ये तेजी से एनोड कैथोड की ओर गति करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ठंडे पानी में चाय पत्ती डालते हैं तो वो नीचे जम जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको ऊर्जा देते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो चाय पत्ती को ऊर्जा मिलने पे वो चक्कर काटने लगती है पूरे विलियन में, यानी कि पानी में। तो उसी तरह से ये होता है, जैसे चाय पत्ती के जैसा आप मान लीजिए आयनों को, जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है तो वो तेजी से चक्कर काटने लगते हैं और इनके संपर्क में आते हैं, और जितना यहाँ पे संपर्क में आते हैं उतना ही अधिक आयनों की ऊर्जा बढ़ती, चालकता बढ़ती जाती है। तो चालकता से संबंधित 500 बातें शायद आप समझ गए होंगे, और इसके नोट्स की पीडीएफ बाद में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद ये स्लाइड मैं आपको समझा चुका बहुत अच्छी तरीके से पहले ही, विद्युत अपघटनी समझाने के लिए। इसमें एक वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, सेल। सेल क्या होता है? सेल बेसिकली एक पात्र होता है, एक पात्र जिसमें एक एनोड हो, एक कैथोड हो, विद्युत अपघट्य भरा हो और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो बैटरी के कारण, बैटरी में या फिर किसी प्रतिरोध में या किसी बल्ब में, तो वही एक सेल कहलाता है, यानी कि इधर प्लस इधर माइनस, तो ये एक सेल कहलाता है। तो सेल, अब ये वर्ड आप बायो में सुनोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोशिका, और कॉमर्स में सेल मतलब बिक्री, और इंग्लिश में आप सेल मतलब जेल समझ लीजिए। तो सेल के बहुत सारे मतलब होते हैं, पर केमिस्ट्री में सेल का मतलब, जब केमिस्ट्री में हम सेल वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब एक ऐसा पात्र या बर्तन जिसमें एक परिपथ लगा हो और एक विद्युत अपघट्य भरा हो और जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, वो सेल हो, या विद्युत अपघटन हो रहा हो या बैटरी बन रही हो, ये कोई सी भी बात हो सकती है। तो हम अब आगे चलते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन आप शायद समझ चुके, अब हम विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं। सेल का, इसके बाद हम आपको सेल समझाएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल किस तरह से काम करता है। तो विद्युत रासायनिक सेल वो युक्ति होती है जिसकी मदद से हम रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए, ये आपकी बैटरी, या फिर मैं आपको बैटरी या फिर सेल के बारे में, घड़ी के सेल, इनके बारे में बता रहा हूँ। तो प्राथमिक सेल जैसे होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मान लीजिए ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। एक काम करते हैं, आज यहीं तक करते हैं, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो कल बताएं, कल इससे आगे करेंगे। सेल कल करेंगे, उससे स्लाइड तैयार थी पर आज इसका कैलिब्रेशन सही नहीं चल रहा है एक तो बोर्ड का, तो ये कैलिब्रेशन सही करते हैं और इसके बाद का आगे कल करते हैं। ओके, तो थैंक यू।